यही पेपर 7 मार्च को जाकर छाप देना। जी हाँ, फिजिक्स में जो बताया गया था वैसे ही प्रश्न आए। तो केमिस्ट्री में भी जो आपको जो है पेपर के पहले जितने कंटेंट यहाँ पर हमारे चैनल द्वारा मिलेंगे, यदि आप यहाँ पर तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको केमिस्ट्री में भी पूरा का पूरा अंक जरूर मिलेगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एकदम वायरल पेपर आप सभी का है। बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पर आते हैं और उसका उत्तर भी मैंने निकाल रखा है। ठीक, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न हम लोगों का जो ऑप्शनल वाला है उसमें लिखा है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब इतना बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। बच्चों, परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परासरण दाब जो आपका था वो हमने यहां पर इतना बार लिख दिया। W जो है वो आपका भार है, मतलब जो प्रोटीन है उस चीज का भार है, विलय का भार है। V जो है आयतन विलयन का सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, इसको मतलब कि लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है किससे भाग दे दिया, 1000 से भाग दिया, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। बच्चों, आर जो है यहाँ पर, आर का तो कोई यहाँ पर जिक्र किया नहीं गया, आर हमने अपने से लिखा है। आर जो है सार्वत्रिक विलयन नियतांक या गैस स्थिरांक बोला जाता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। सब बगल जो लिखा है मात्रक है। ताप आप सभी का 300 केल्विन है, तो हमने 300 केल्विन यहाँ पर रख दिया। एक्चुअल में फार्मूला ये नहीं होता है, फार्मूला ये होता है पाई वी इज इक्वल टू nRT। तो तब कहेंगे ये कहाँ से आया, तो रुको बता रहा हूँ। पाई वी इज इक्वल टू एन जो है मोलों की संख्या का फार्मूला, भार बटा मोलर द्रव्यमान, फिर RT। अब भैया यम इधर चला आया और आपका पाई वी जो है नीचे चला गया, तो WRT बटा पाई वी। अच्छा गुरुजी, समझ में आ गया। यम की जगह यम, W की वैल्यू जो थी वो उठाकर रख दिया, आर की वैल्यू जो थी वो उठाकर रख दिया, और टी की वैल्यू जो थी यहाँ पर जो है आपका 300 वो भी उठाकर रख दिया। पाई की वैल्यू जो सबसे ऊपर आपका लिखा है 2.57 × 10⁻³ वो भी उठाकर रख दिया। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्या है, वी की वैल्यू जो है वो भी मैंने यहाँ पर उठाकर क्या कर दिया, रख दिया। अच्छा, सारा को सॉल्व करते हैं तो 61.038 जो है ये आपका यहाँ पर आ रहा है। 10 की घात को हम यहाँ पर हटा देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, क्योंकि वो कन्वर्ट कर देंगे ना वो ग्राम में, तो उस तरह से वो वहाँ पर हट जाएगा कुल मिलाकर। खैर, तो 61 अगर आप देखिए यहाँ पर तो 03, 61 यहाँ पर क्या है 03, तो क्या 61 और तो कहीं है ही नहीं, 61.22 है, तो 61 के बाद 0 आना चाहिए, तो 02 है यहाँ पर, जबकि हमारे उत्तर में 3 आया, तो लगभग मैच कर रहा है, इसलिए यह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाहे तो आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने से सॉल्व करना हो तो अपने से सॉल्व कर लें। ठीक, अच्छा बच्चों, अगला, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था जो है स्थायी होगी, मतलब कि सॉरी अस्थायी होगी। यहाँ पर स्थायी गलती से लिख दिया गया, यहाँ पर क्या होगा आपका प्रश्न, अस्थायी होगी। ठीक, ध्यान दीजिए। तो बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, मैंने इसको निकाल रखा है। अगर इस विन्यास का इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो 5 आएगा। खैर, हमें अस्थायी देखना है, तो हमें जो है इस बात पर ध्यान देना होगा कि कौन सा विन्यास होबा ही नहीं करता मूल अवस्था में। तो बच्चों ये नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें संक्रमण तत्वों में, तो पहला संक्रमण तत्व आपका जो है कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम। क्या होता है आपका, स्कैंडियम। फिर आपका जो है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, फिर आपका क्रोमियम, मैग्नीज। ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1, इसका 3D2, इसका 3D3, इसका जो है 3D5, 3D4 नहीं होता, क्योंकि क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है, अपवाद है। तो मूल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 3D5 है, तो 3D4 तो आया ही नहीं। तो 3D4 अगर आया ही नहीं तो कौन सा गलत माना जाएगा, 3D4 आपका यहाँ पर जो है अस्थायी मतलब कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा 3D4 का। तो ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था और आपने यहाँ बता दिया। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। एक संकुल दिया है, इसमें हमें कितने आयन उत्पन्न होंगे ये सबका यहाँ पर समझाना था। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए ये संकुल है, जब आप इसको जल में डालते हैं तो कितना आयन बनेगा आपको नहीं पता, तो आप क्या करिए, ये डिब्बा अलग कर दीजिए, उस पर धन आएगा और इसके ऊपर ऋण आएगा। हे जो दुई है इससे पता चलेगा इसके ऊपर
डबल धन लिखा जाएगा और ये 2 और Cl पर माइनस। तो ये पूरा है तो एक ही चीज़, तो एक आयन ये हो गया और Cl दुईठो है तो 2 आयन ये, तो 2 एक कितने आयन हो गए आपके 3। तो इस संकुल में कितने आयन आपके बनेंगे 3। नेक्स्ट है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है, तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन आपकी बन जाएगी। ठीक, एरोमेटिक एमीन, क्या एरोमेटिक एमीन। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि माल्टोस बना होता है। तो देखिए बच्चों, माल्टोस 2 ग्लूकोस मतलब कि 2 अणु ग्लूकोस से मिलकर बना होता है, क्योंकि जब माल्टोस का जल अपघटन कराएंगे तो 2 अणु ग्लूकोस के निकल कर आएंगे। सुक्रोज का कराते हैं तो ग्लूकोज फ्रैक्टोज दोनों मिलता है। यहाँ माल्टोस का पूछा है तो माल्टोस का जो है 2 अणु ग्लूकोज यहाँ पर आपका निकलेगा। अच्छा गुरुजी, ये भी समझ में आया। आगे के प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, अगर आप कहेंगे तो उत्तर भी देंगे, जैसे कि हमने ऑप्शनल प्रश्नों को बहुत बेहतर ढंग से समझाया। अगर आप चाहेंगे तो इन प्रश्नों के भी उत्तर आपको मिलेंगे। ठीक, अच्छा तो क्या प्रश्न है, वान हाफ गुणक की परिभाषा व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्यक गुणों से किस प्रकार से भिन्न है, डिफाइन करना है। अगला प्रश्न है अंतरकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, ये बताइए। अगला है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, डिफाइन कीजिए। दूसरे प्रश्न का आपका घ नंबर है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो ये देखिए एल्किल हैलाइड से एल्केन बना रहा है तो आप बोर्स अपक्रिया से बना सकते हैं, फ्रैंकलैंड अपक्रिया से बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से जो है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर जो है आप एनिलीन का NH2 समूह जो है आपका Cl वाले किसी कंपाउंड से करा दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। हालांकि इन रिएक्शनों को हम आप सभी को बताएंगे जरूर आगे। ठीक, अच्छा बच्चों, अगला हम लोगों का है एक न्यूमेरिकल है तीसरे प्रश्न में। ये न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित अपक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम। जब प्राथमिक एल्कोहल से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करते हैं तो K2Cr2O7 या जो है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में KMnO4 आएगा। इन दोनों से हम इसका कर सकते हैं। प्रोपेन 2 का प्रोपेन में निर्जलीकरण, प्रोपेन 2 का जो है एल्कोहल का जो है आप निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 का आप उपयोग करते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए निर्जलीकरण अपक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, निम्नलिखित में विभेद करिए। एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करना है, एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान में विभेद करना है। बहुत ही एकदम टापू प्रश्न है, एक बार ध्यान दीजिए। और डीएनए में पाए जाने वाले 4 मतलब क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। तो डीएनए में 4 जो क्षारक होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये आपके होते हैं, उनका संरचना चित्र बनाकर आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न पसंद आए। अगर आप ऐसे और प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए नया वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।